जो टॉपिक है आज का वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। बिलीव मी, इट इज़ हेल ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसमें हमने जो देखना है वो ख़ास तौर पर जो कल हमने काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की है वो हमने जो है वो यहाँ पर अब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से डिस्कस करनी है। और वो क्या है कि रोल ऑफ जीन्स एंड जीन म्यूटेशन, वो क्या चेंजेस हैं इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उनके पीछे जो जीन्स का रोल है वो क्या है। अच्छा बेटा, इसमें कल मैंने आप लोगों को एक बात जो है वो बता दी थी और वो क्या था, वो ये था कि स्पेशल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने कल बात डिस्कस की थी। स्पेशल चेंजेस होते हैं वो वाले चेंजेस हैं जिसमें हम आम तौर पर बात किया करते हैं कि वो चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स की लोकेशन में आते हैं। ऑर्गन लोकेशन, ठीक है। स्पेशियल का वर्ड जो है वो बेसिकली स्पेस से निकला है। आप लोगों के नॉलेज के लिए यहाँ एक और बात बता देता हूँ कि आप लोगों को साइंस में दो तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं। एक तो वर्ड है स्पेशियल, जिसका हमने रेफरेंस वर्ड ढूंढ लिया, वो क्या है, वो है स्पेस। ठीक है। दूसरा जो एक और वर्ड है वो है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल। और ये टेम्पोरल का जो रेफरेंस वर्ड है ये बेसिकली क्या है, ये टाइम है। अगर आपको कहीं पर किसी जगह पर ये वर्ड लिखे नज़र आते हैं ब्रेन के टॉपिक के अलावा, स्कल के टॉपिक के अलावा, स्कल के टॉपिक में टेम्पोरल रीजन को, ये वाला साइड्स का जो रीजन होता है इसको टेम्पोरल रीजन कहते हैं। ब्रेन के इस रीजन को भी आप टेम्पोरल रीजन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको स्पेशल या टेम्पोरल रीजन या रीजन कह रहा हूँ, स्पेशल या टेम्पोरल का वर्ड नज़र आता है तो उसका मतलब स्पेस एंड टाइम। ठीक है। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। यहाँ पर अब हमने जो स्पेशल चेंजेस हैं उसके हवाले से डिस्कस करना है कि जीन्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। बेटा, स्पेशल चेंजेस में जो स्पेशल चेंजेस होती हैं उनमें जो हमारा सेट ऑफ जीन्स होता है, जो हमारे यूं कह लीजिए कि वो सेट ऑफ जीन्स जो हमारे अंदर स्पेशल चेंजेस लाता है, उस सेट ऑफ जीन्स को आप कहते हैं होम्योटिक जीन्स। ये वो जीन्स हैं जो हमारी बॉडी में लोकेशन के बारे में डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स की लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स की प्लेसमेंट क्या होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स किस किस जगह पर मौजूद होंगे, उनको वर्किंग में किस सूरत हाल में लेकर आया जाएगा। होम्योटिक जीन्स एक जीन्स का एक पूरा ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जिसने डिसाइड करनी होती है स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल पोजीशंस, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स की, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट तरह के। जैसे होम्योटिक जीन्स ने ये डिसाइड करना होता है कि फॉर एग्जांपल कि एनिमल्स की अगर आप बात करें तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम एनिलिडा की। ठीक है, फाइलम एनिलिडा। हाँ जी, फाइलम एनिलिडा कौन सा फाइलम है, क्या निशानी है इनकी? अर्थवर्म, निशानी क्या है? सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। जी, सेगमेंटेड सेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो एनेलिडा हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो भी होम्योटिक जीन्स ने डिफाइन करने होते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा सेगमेंट्स का साइज, सेगमेंट की लोकेशन, कहाँ से कहाँ तक, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई में वो सेगमेंट होगा, वो सारा कुछ जो है वो किन्होंने डिसाइड करना होता है, वो डिसाइड करना होता है इन्हीं ये जो आपके होम्योटिक जीन्स हैं इन्होंने। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की जो स्पेशल ओरिएंटेशन है उसके ज़िम्मेदार ये जीन्स होते हैं, होम्योटिक जीन्स। ठीक है। अब ये होम्योटिक जीन्स जो हैं, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, ये एक ग्रुप है होम्योटिक जीन्स। एक बात मेरी ये जेहन में रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई एक जीन काम कर रहा हो या दो जीन या समटाइम थ्री जीन्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो कि डिफरेंट तरह के आप यूँ कह लीजिए कि हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में डिफरेंट अंदाज से पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है। अब वो चाहे ग्रुप ऑफ जीन, उसमें जीन्स एक दूसरे से एपिस्टेटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है,
एपिस्टेटिकली या प्लियोट्रॉपिकली, किसी भी लिहाज से। लेकिन क्या होता है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि आम तौर पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें किसी भी ऑर्गन, उनमें किसी भी स्केलेटन या इन चीज़ों की फॉर्मेशन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक जीन वर्किंग कर रहा हो। बहुत दफ़ा एक पूरा ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो कि वर्किंग कर रहा होता है। जैसे अब ये जो स्पेशल ओरिएंटेशन है, इसमें जीन्स का पूरा ग्रुप है जिसने काम करना है, तो हमारी बॉडी की स्पेशल ओरिएंटेशन होनी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को जैसे दोबारा से हम एग्जांपल पढ़ते हैं क्रस्टेशियंस की। अब ये क्रस्टेशियंस के हवाले से कल गुफ्तगू हुई थी। ये वो ऑर्थ्रोपोड्स हैं जो एक्वाटिक होते हैं। इनके अंदर दो तरह की अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप लोगों को इसके बारे में अंदाज़ा नहीं होगा। अपेंडेजेस वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी आउटसाइड बॉडी एक्सिस, हमारी बॉडी के एक्सिस से आउटसाइड मौजूद होते हैं ये। ठीक है, और आम तौर पर हम इनको किस लिहाज से जानते हैं? अपेंडेजेस आम तौर पर कहा जाता है आर्म्स और लेग्स को हम आम तौर पर क्या कहते हैं? अपेंडेजेस कहते हैं। अब ज़रा मतलब की बात पर आते हैं कि जो अपेंडेजेस होते हैं, ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं, इनमें दो तरह के अपेंडेजेस होते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो क्रस्टेशियंस है ये क्या है बेटा? ये है एक्वाटिक। ठीक है, ये एक्वाटिक है। तो ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनमें दो तरह के अपेंडेजेस होते हैं। एक होते हैं स्विमिंग, एक स्विमिंग होते हैं, यानी वो अपेंडेजेस जो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दूसरे अपेंडेजेस वो होते हैं कि जिनको आप कहते हैं जो फोरेजिंग बिहेवियर में हेल्प करते हैं। अब फोरेजिंग बिहेवियर कौन सा होता है? फूड कलेक्शन। जब फूड कलेक्शन आपने करनी होती है तो उस बिहेवियर को आप फोरेजिंग बिहेवियर कहते हैं। अब फोरेजिंग में दोनों तरह के आ सकते हैं। फोरेजिंग में हर्बीवोर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और फोरेजिंग में उसके साथ साथ जो है वो प्रेडेटर्स भी आ सकते हैं, कार्निवोर्स भी आ सकते हैं। जैसे मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। अपेंडेजेस जो प्रिडेशन के लिए अपेंडेजेस होती हैं उसकी मिसाल भी देता हूँ, और जो स्विमिंग के लिए अपेंडेजेस होती हैं उसकी मिसाल भी देता हूँ। क्रैब, क्रैब एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी मिसाल अभी हम यहाँ पर देखते हैं। क्रैब, जो क्रैब है इसके अंदर आपको जो अपेंडेजेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनमें ख़ास तौर पर ये जो अपेंडेजेस हैं, ये दो, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का काम प्रिडेशन है। ठीक है, ये प्रे को काबू करने के काम आती हैं ये वाली जो अपेंडेजेस होती हैं। जबकि जो बाकी हैं इनमें से कुछ स्विमिंग में काम आ रही हैं और इनमें से कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वॉकिंग के काम आ रही हैं। ये देख लीजिए, ह्यूज क्रैब है। ठीक है, ये इसकी अपेंडेजेस देखिए, जस्ट लाइक अ जॉ। यहाँ पर ये अपेंडेजेस मौजूद हैं जो कि इसको प्रे कैप्चरिंग में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये डिसाइड करना कि जो स्विमिंग अपेंडेज है वो कहाँ पर होगी, जो स्विमिंग अपेंडेज है वो कहाँ पर होगी, और जो प्रेडेशन की अपेंडेज है वो कहाँ पर होगी, ये डिसाइड करना किसका काम होगा? ये डिसाइड करना काम होगा आपके उन्हीं जीन्स का जिनका आपने भी कहा, कौन से वाले? होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स का ये काम होगा कि वो ये डिसाइड करेंगे कि स्विमिंग वाली अपेंडेज किधर होनी चाहिए और ये प्रेडेशन वाली कहाँ होनी चाहिए। दो तरह के जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ से हम अपनी बुक की तरफ भी चलते हैं। दो तरह के जीन्स होते हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं। देखिए, HBX और SCR। ठीक है, अब HBX और HCR जो हैं ये दोनों होम्योटिक है। एक HBX है और एक SCR है। ठीक है, अब HBX और SCR जो है इन दोनों का काम ही यही है कि इन्होंने ये डिफाइन करना है। HBX इज फॉर स्विमिंग, ये स्विमिंग के लिए है, और ये किसके लिए है? फॉर एग्जाम्पल ये प्रिडेशन के लिए। ठीक है, अब इन दोनों जीन्स का काम एक्चुअली स्पेशल ओरिएंटेशन है, यानी कहाँ पर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, ऑर्गन्स किस तरह से किस किस जगह पर होने चाहिए, उनकी सूटेबल लोकेशन क्या है, उनकी वो लोकेशन कौन सी आइडियल है जिसकी बेस के ऊपर वो जो ऑर्गन्स हैं वो बेस्ट वर्किंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ इन्हीं होम्योटिक जीन्स का काम होता है। तो ये जो है वो होम्योटिक जीन्स के हवाले से हम आमतौर पर बात करते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से क्या है? क्योंकि हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसका एवोल्यूशन से ताल्लुक ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट जगहों पर ऑर्गन्स का बनना, जैसे कल भी बात हुई थी, सेगमेंट्स का ज़्यादा होना
जैसे भी आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अभी हमने बात की कि एनालिड्स में सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन सेगमेंट्स आर्थ्रोपोडा में भी होते हैं। जैसे आप एक बात करते हैं इसकी, ये जो आपका है लॉबस्टर होता है, ठीक है, इसकी जब आप बात करते हैं तो, या क्रेफिश, लॉबस्टर नहीं, क्रेफिश जो होती है, क्रेफिश जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसकी बॉडी में पहले तो इस तरह का एक लंबा चौड़ा सा सेगमेंट होता है, ठीक है, शुरू में एक जो है वो इस तरह का हिस्सा होता है। आई एम सॉरी, ये मिटा लो जी। अब यहां पर आप देखिए कि एक ऐसे करके सेगमेंट होता है, ये इस तरह से, ठीक है, यहां से आगे उसकी बॉडी में जो भी कुछ होना है, उसके बाद ऐसे लंबा सारा एक सेगमेंट होता है जो कि उसको एंड एंड पे जाकर बारीक होता चला जाता है, और यहां पर मजीद सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये इन सेगमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि ये एनालिड्स हैं ये भी सेगमेंट्स ही, लेकिन इन सेगमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि ये एनालिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास लेग्स मौजूद है। याद रखिए, एनालिड्स के पास लेग्स कभी भी मौजूद नहीं होंगी, और ये जो क्रेफिश है इसके पास लेग्स मौजूद होंगी। अब गौर कीजिएगा, इन लेग्स में से कौन सी लेग स्विमिंग के लिए होगी, और यहां पर अगर कोई अपेंडेजेस मौजूद हैं तो वो अपेंडेजेस जो हैं उनकी लोकेशन प्रेडेशन के लिहाज से होगी या उनकी लोकेशन स्विमिंग के हिसाब से होगी, ये डिफाइन करना इन जीन्स का काम होगा। इसका डेफिनेट मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर डिफाइन किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स डिफाइन किए जा रहे हैं नंबर 1, अगर नंबर ऑफ लेग्स डिफाइन किए जा रहे हैं नंबर 2, अगर लोकेशन ऑफ लेग्स डिफाइन की जा रही है नंबर 3, अगर लोकेशन ऑफ प्रेडेटरी अपेंडेजेस डिफाइन की जा रही है नंबर 4, ये सारा कुछ किस में आता है, ये सारा कुछ स्पेशियल डेफिनेशंस में आता है कि जब आप स्पेशियल लोकेशंस डिफाइन करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं, और इन जीन्स में चेंज आना, एवोल्यूशन से ताल्लुक जोड़ रहे थे ना, इन जीन्स में चेंज आना एक एंसेस्टर के 2 डिसेंडेंट बना सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एंसेस्टर है स्मॉल ए, इसका एक डिसेंडेंट बन जाता है A1 और एक डिसेंडेंट बन जाता है स्मॉल b। अब A1 जो है ये किसके क्लोजर है? इट इज क्लोजर टू एंसेस्टर, ये एंसेस्टर से क्लोजर है। जबकि इसका क्या मसला है बी का? इट इज डाइवर्ज्ड, बल्कि इसको जो हम प्रॉपर वर्ड, जो एवोल्यूशन का प्रॉपर वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं कि जो बी है वो क्या हो गया है, वो अपने एंसेस्टर से डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज का मतलब उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर आ गया जिसकी बेस पे वो अपने एंसेस्टर से काफी दूर चला गया है। तो जो डाइवर्जेंस है उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? उसके पीछे स्पेशियल चेंज हो सकता है, यानी कोई उसकी बॉडी में ऐसा चेंज आ गया हो जिसने उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की लोकेशन को चेंज कर दिया हो। ऑर्गन की लोकेशन चेंज होने का यह मकसद नहीं है कि हमेशा, ये याद रखिए कि हमेशा ऑर्गन की लोकेशन चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वाकई जिंदा भी रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑर्गन की लोकेशन चेंज होने से वो ऑर्गेनिज्म ही डेथ हो जाए उसकी, ठीक है। लेकिन अगर उस ऑर्गन की लोकेशन चेंज होती है और नेचुरल सिलेक्शन की फेवर भी हासिल हो जाती है, ऑर्गन की लोकेशन को नेचुरल सिलेक्शन की फेवर भी हासिल हो जाती है, तब वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? तब वो अपने एंसेस्टर से क्या हो सकता है? डाइवर्ज हो सकता है, अवे मूव कर सकता है। तो ये वो बातें हैं जो कि आपको क्या पता लग रहा है कि एक्चुअली ये जो एंसेस्टर्स हैं इनसे डाइवर्ज होने के बहुत से तरीकों में एक जो तरीका है, एक तो हमने कहा था कल हेट्रोक्रोनी, ठीक है। हेट्रोक्रोनी बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका, एंसेस्टर से डाइवर्ज होने के लिहाज से हेट्रोक्रोनी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। लेकिन उसके साथ साथ, हेट्रोक्रोनी के साथ साथ, जो आपने देखा कि स्पेशल चेंजेस का भी ताल्लुक है। तो लिहाजा पहली चीज हमने पढ़ी क्या? हेट्रोक्रोनी कल, ठीक है, उसमें हमने रेट और टाइम वगैरह पढ़ा। दूसरी चीज अब हमने क्या पढ़ी? स्पेशल, के स्पेशल चेंजेस जो हैं वो क्या आते हैं। अब इनके पीछे ये तमाम बातें, ये 2 बातें हो गई, 2 बातें आपने पढ़ ली। इसके पीछे आखिरकार जो फिनोमिना है वो क्या है? वो है जीन्स। यही बात है, ये बात हम शुरू से कर रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीन्स, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है वो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट चेंजेस अकर्ड इन जीन्स, कौन से चेंजेस आए?
जिन्होंने आइदर स्पेशल जो है वो चेंज लेकर आए एंसेस्टर से, किसी पॉपुलेशन या किसी भी डिसेंडेंट के अंदर जो है वो जीन्स में क्या चेंज आया जो हेट्रोक्रोनिकल, यानी जो ये जो डिफरेंसेस आए हैं एंसेस्टर्स से की निस्बत अगली पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस आए हैं, चाहे वो हेट्रोक्रोनी की बेस पर आए हैं या चाहे वो स्पेशल डिफरेंस की बेस पर आए हैं, प्रॉब्लम ये है कि जीन में ऐसे क्या चेंजेस आए। ये बात तो हमने तस्लीम कर ली ना कि चेंजेस आए थे तो ये सब कुछ हुआ था ना। ये बात तो हमने तय कर ली कि चेंजेस आए हैं, लेकिन वो जो चेंजेस आए हैं वो कौन से ऐसे चेंजेस हैं। तो बेटा दो तरह के मेजर चेंजेस हो सकते हैं जो जीन्स में आ सकते हैं। पहला चेंज है जिनको आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड चेंज। न्यूक्लियोटाइड चेंज, न्यूक्लियोटाइड चेंज क्या है? न्यूक्लियोटाइड चेंज ये है कि आपके ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ए, जी, सी और टी, ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन चारों का जो है वो हो जाए, ये इन चारों में से कोई एक अपना सीक्वेंस चेंज कर ले। जाहिर है ए लगा हुआ था उसकी जगह टी आ जाए, या सी लगा हुआ था उसकी जगह ए आ जाए, या तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, या नंबर टू जो है वो दूसरी जो चीज चेंज हुई है वो है जीन रेगुलेशन। यानी अब यहां पर जो गौरतलब बात है बेटा वो ये है कि एवोल्यूशन जीन्स में चेंज दो अंदाज से आ सकता है, या तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए या उस जीन की रेगुलेशन चेंज हो जाए। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? जीन्स का ऑफ ऑन होने का पैटर्न, ऑफ ऑन होने का पैटर्न कह लीजिए, या जीन की कोडिंग का की जो स्पीड होती है उसका पैटर्न। ये फर्ज कर लिया कि आपने एक प्रोटीन बनानी है, कम बनानी है, तो आप उसका जो एक्सप्रेशन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये जीन एक्सप्रेशन कहते हैं प्रोटीन के बनने को। शॉर्टली अगर हम कहें, मुख्तसरन इस कॉन्सेप्ट को देखें, तो जीन के एक्सप्रेशन को आप कहते हैं प्रोटीन का बनना। अब उस एक्सप्रेशन में चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हार्मोन बहुत तेजी से रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करते हैं, और वो प्रोटीन हार्मोन है, तो आप उस जीन की जो एक्सप्रेशन स्पीड है वो बढ़ा देते हैं। एक्सप्रेशन स्पीड बढ़ाने से क्या मुराद है? उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इंक्रीज कर देते हैं। उसका आरएनए भी बड़ी तेजी से बनता है, उसकी प्रोटीन भी बड़ी तेजी से बनती है। एक हार्मोन है जो कि आपको कभी कभी चाहिए होता है, उसको आप एक दफा बनाते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर आपको परसों चाहिए, अगले दिन वो ऑन होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है? दोनों जीन्स हैं, दोनों आपकी बॉडी के हर सेल में मौजूद हैं, दोनों को एक्सप्रेशन चाहिए। फर्क कहां पर आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि एक की रेगुलेशन दूसरे की रेगुलेशन से डिफरेंट है। एक बहुत तेजी से एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरा कम स्पीड पर एक्सप्रेस हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर क्या आता है, दोनों चेंज आ सकते हैं। या तो न्यूक्लियोटाइड चेंज आया तभी जीन चेंज होते हैं, या उसकी रेगुलेशन में चेंज आया है तभी जो है वो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि कॉज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसकी बुनियाद पे एवोल्यूशन हुई है, उसके पीछे ये वाली रीजंस जो हैं ये हो सकती हैं, मॉर्फोलॉजिकल रीजंस ये हो सकती हैं। अच्छा बेटा यहां तक अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे बताइए, वरना आगे शुरू करते हैं। नो क्वेश्चन? हाँ जी, नथिंग। अच्छा चलें, अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियोटाइड चेंज के। जो न्यूक्लियोटाइड चेंज है उसमें ऐसी क्या चीज़ थी, या न्यूक्लियोटाइड चेंज जो है उसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब आप लोगों को एक मैं मिसाल देता हूँ कि
आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, या ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब हमने डिफरेंट एराज पढ़े थे तो उन एराज में हमने ये कहा था कि जो कैम्ब्रियन या फेनेरोजोइक एरा है, जिसमें कैम्ब्रियन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, कैम्ब्रियन पीरियड से बहुत पहले से यूकैरियोटिक लाइफ मौजूद है, मल्टी सेलुलर लाइफ कैम्ब्रियन पीरियड से बहुत पहले से मौजूद है। ठीक है, और उसका सबूत हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑलमोस्ट एक इरा था जिसको हमने कहा था एडियाकरन इरा। एडियाकरन इरा, इस इरा में हमारे पास मल्टी सेलुलर फॉसिल्स मौजूद हैं, मल्टी सेलुलर फॉसिल्स। इस इरा के मल्टी सेलुलर फॉसिल्स मौजूद होने का क्या मतलब है कि मल्टी सेलुलरिटी इस इरा में मौजूद थी। और उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स कब से मौजूद हैं? हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं 1.2 बिलियन ईयर्स अगो से। 1.2 बिलियन ईयर्स अगो से हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बने हैं वो किससे बने हैं? जीन्स से बने हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के जीन्स है, अब यहां से जो बात कंक्लूड होती है ना, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ये बात कहां से कंक्लूड होती है? ये बात कंक्लूड यहां से होती है कि फॉर एग्जाम्पल जो ये जो जीन्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बना रहे हैं, ये कितना अरसा पहले से मौजूद है? 1.2 बिलियन ईयर्स अगो से मौजूद है। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि हम कहते हैं शुरू शुरू में बड़े सिंपल से ऑर्गेनिज्म थे। ओके फाइन, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स जीन कैसे आए? न्यूक्लियोटाइड चेंज कितना को हो गया, कितना न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ कि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स जीन आते गए। भाई आप इस वक्त बात कर रहे हैं, जरा एक दफा इस बात को महसूस कीजिए, आप बात कर रहे हैं 1.2 बिलियन ईयर्स अगो से ऐसे जीन्स मौजूद हैं जिन्होंने क्या बनाया है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनाए हैं। ऐसे जीन्स मौजूद हैं 1.2 बिलियन ईयर्स अगो से। ठीक है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के जीन्स का ओरिजिन बहुत पुराना है। देन हाउ डिड this much diversity came into being? इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कैसे आई? अगर आपके पास इतनी देर पहले से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के जीन्स मौजूद हैं, तो फिर ये तो डाइवर्सिटी तो बाद में आनी नहीं चाहिए थी, शुरू शुरू में आ जानी चाहिए थी। अगर इतनी पहले से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के जीन्स मौजूद है तो डाइवर्सिटी आ जानी चाहिए थी 1.2 बिलियन ईयर्स अगो। नहीं आई, बाद में आई है। इसका मतलब है देयर सम सॉर्ट ऑफ चेंज हैपेंड। वो चेंज क्या था? वो चेंज दो तरह का था। नंबर वन, शुरू शुरू में तमाम ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड थे। आज भी आपको पता है बहुत बड़ी अक्सरियत ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉइड है। ऑलमोस्ट 95% फंगल स्पीशीज हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया सारे हैप्लॉइड होते हैं, कोई बैक्टीरिया डिप्लॉइड नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो अब जहां तक बात आती है कि शुरू शुरू में जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर क्या चेंज आया जो इतनी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी आई, जबकि आपके पास कॉम्प्लेक्स जीन मौजूद हैं 1.2 बिलियन ईयर्स अगो से। तो फिर क्या ऐसा चेंज था बेटा? वो जो चेंज था वो ये था कि सबसे पहले जो सेल्स थे वो क्या हुए? हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हुए। इस डिप्लॉइड ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर दी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती चली गई। किसकी वजह से? डिप्लॉयड होने की वजह से। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, ये बात आप लोग खुद भी महसूस कर सकते हैं। किससे? ये जो आप अगर एक वो देखें एवोल्यूशन का पैटर्न देखें तो सबसे पहले बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर जो है वो प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स। अब आप इस पैटर्न को अगर देखते हैं तो शुरू शुरू के किंगडम्स में सिर्फ हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड नहीं है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स होते गए हैं उनके अंदर क्या आती गई है? डिप्लॉयड ही आती गई है। इसका मतलब है जो पहला चेंज था जिसने उन ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूशन के दौरान कॉम्प्लेक्स किया वो डिप्लॉयड होना था, वो उनका डिप्लॉयड होना था। दूसरी तरह का चेंज वो क्या था? वो चेंज था जिसको इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, वो था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स का चेंज आना। न्यूक्लियोटाइड्स के चेंज आने से बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। अच्छा,
अब यहां पर जो है वो अगली बात आती है कि अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होने से तो इसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है। देखिए आपके पास जो है वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होने का प्रूफ मौजूद है। अगर आप एवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं, अगर आप डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं, आप किंगडम मोनेरा से आते हैं, आप डोमेन आर्किया से आते हैं, तो आपके पास डाइवर्सिटी में हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होने का सबूत मौजूद है। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होने का आपके पास जो है वो सबूत मौजूद है, लेकिन आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होने का क्या सबूत है, उसका सबूत जो है वो इस वक्त यहाँ, अब हम इस वक्त यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटा वो जो सबूत है हमारे पास उसको ज़रा देखिएगा गौर से। बेटा ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है ना, इस डायग्राम के ज़रिए हम ये देखेंगे कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा क्या चेंज आया। लेट्स पिक दिस डायग्राम एंड ब्रिंग इट टू आवर बोर्ड। यहाँ पर जो है वो हम अपने बोर्ड पे लेकर आते हैं इसको। एक मिनट रुकिए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना 1 और 2, मैं लिख देता हूँ दोनों। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे आप जो है वो बॉटनी के स्टूडेंट है या चाहे आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इस ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो एंसेस्टर है वो ये है, जिसको आप कह रहे हैं क्रस्टेशियन एंसेस्टर। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो नंबर 1 क्रस्टेशियन है, यानी ये इनिशियली क्या था, एक्वाटिक था। ठीक है, नंबर टू इसके अंदर नंबर ऑफ लेग्स ड्रोसोफिला से टोटली डिफरेंट है। याद रखिए कि क्रस्टेशियन ये है किस वजह से कि ये एक्वाटिक है, इस वजह से आप इसको क्रस्टेशियन कह रहे हैं, लेकिन ये इंसेक्ट नहीं है, ये क्रस्टेशियन है। इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इंसेक्ट्स की डेफिनेशन ये होती है जिसके पास टोटल 6 टांगे या 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो, उसको आप कहते हैं इंसेक्ट। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि जो 3 पेयर्स ऑफ, ये जो ड्रोसोफिला है ये इंसेक्टा में आता है। ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट्स में आता है। क्या वजह है कि जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जबकि ये क्रस्टेशियन है। जो असल बात है वो ये है कि व्हाट चेंज अकर्ड, वो क्या चेंज था जिसने इनके अंदर क्या तब्दीली लाई कि रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ लेग्स, जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो रिड्यूस हो, वो क्या चेंज आया। ठीक है, अब ये इस बात को गौर से सुनिए, क्योंकि अब हमारा सारा अगला टॉपिक जो है वो इसी पर बेस कर रहा है कि वो क्या चेंज था कि जिसने नंबर ऑफ लेग्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए आप देखते हैं 2 जीन्स हैं, सेम जीन्स, एक है यूबीएक्स जीन, दोनों में यूबीएक्स जीन है, और दोनों में जो यूबीएक्स जीन है वो किससे रिलेटेड है, यूबीएक्स जीन वो नंबर ऑफ लेग्स से रिलेटेड है। अब एक बात आपको और बता दूं, यहां पर ये जो डिफरेंस आ रहा है, मुझे ये बताइए कि ये हेट्रोक्रोनी का डिफरेंस है या स्पेशियल डिफरेंस है। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? ये सारे सो गए हैं? यस सर, ये आ रही है। जी जी जी, तो कोई आंसर कर दे। स्पेशल। कौन बोला? हाथ खड़ा करें यहां से। सर मैं बोली हूँ। समीना जी बेटा ये स्पेशल ही है। कर दो मुझे ठीक है, सॉरी मोसिना, क्या कह रही हैं आप? सर, क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, चलो वहाँ से आवाज का सही से अब आई है आवाज, क्वेश्चन रिपीट कर। ओके ओके ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, ये
हेट्रोक्रोनी नहीं है, ये स्पेशल डिफरेंस है, ठीक है। लेग्स की लोकेशन, लेग्स का रिड्यूस होना, ये जो है ये स्पेशल डिफरेंस है। मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हेट्रोक्रोनी क्यों नहीं है, ठीक है, बल्कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन अभी एक बात हम कर लेते हैं ताकि हम अपने उस पॉइंट को भी वैलिड बना सकें कि ये हेट्रोक्रोनी का डिफरेंस क्यों नहीं है। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा कि ये वो जीन है, ये उन जीन्स का असल में हिस्सा है जिनको आप अभी क्या कहकर आए हैं, जिनको आप कहकर आए हैं होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स मैंने क्या कहा था, किसके रिस्पॉन्सिबल हैं? शुरू में ही बात हो गई थी, स्पेशियल मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब यह है कि इन नंबर ऑफ लेग्स का ताल्लुक ही किससे है? स्पेशियल से। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि जो यूबीएक्स जीन है वो क्रस्टेशियन एंसेस्टर, ड्रोसोफिला का एंसेस्टर है बेटा ये, ठीक है। क्रस्टेशियन एंसेस्टर में यूबीएक्स जीन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स बना रहा है। और ये 10 लेग्स नहीं है, ये बेसिकली 20 है। ये एक साइड से आपको 10 नजर आ रही है, ठीक है, ये बेसिकली 20 लेग्स हैं। इसमें वो बना रहा है 20 लेग्स, इसमें वो बना रहा है सिर्फ 6 लेग्स, यानी टोटल 3 पेयर्स, यहां 10 पेयर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चेंज आया? साइंटिस्ट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने दो ड्रोसोफिला लिए। एक था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ए, और दूसरी थी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो क्रस्टेशियन एंसेस्टर है बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है, अच्छा नाम इसका मैं भी भूल गया, से निकल गया, जी, आर्टीमिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूबीएक्स जीन जो है वो एक तो ड्रोसोफिला ए जो है उसका जो यूबीएक्स जीन था वो इन्होंने लिया, यहां से इसका यूबीएक्स जीन उठाया, वो इन्होंने किस में डाल दिया? क्रस्टेशियन में। जब इन्होंने क्रस्टेशियन एम्ब्रियो या क्रस्टेशियन का जो वो है क्रस्टेशियन का जाइगोट था उसमें डाल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दूसरा जो इन्होंने यूबीएक्स जीन लिया ना, दूसरा यूबीएक्स फ्रॉम आर्टीमिया, ये कौन है? ये क्रस्टेशियन है, ये क्रस्टेशियन है यही वाला, ठीक है। इसका यूबीएक्स लिया और इसका यूबीएक्स उन्होंने डाल दिया ड्रोसोफिला बी में। अब दोबारा सुनिए, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ए से उन्होंने लिया यूबीएक्स, उन्होंने डाल दिया क्रस्टेशियन में। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बी से उन्होंने यूबीएक्स जीन दिया जो किसका था? जो आर्टीमिया का था। पता क्या लगा? पता ये लगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ए का जो यूबीएक्स जीन है वो जब इन्होंने क्रस्टेशियन में इंसर्ट किया तो उसने क्या किया? उसने 100% लेग सप्रेशन कर दी। है यूबीएक्सी, दोनों यूबीएक्स जीन्स है, कोई एक भी चेंज जीन नहीं है। लेकिन जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर से उन्होंने यूबीएक्स जीन लिया था वो उन्होंने जब क्रस्टेशियन के जाइगोट में डाला तो उसने 100% लेग सप्रेशन कर दी, यानी कि कोई भी लेग नहीं बनने दी, ठीक है। जबकि जब उन्होंने आर्टीमिया का यूबीएक्स ड्रोसोफिला में डाला तो उसने सिर्फ कितने परसेंट लेग सप्रेशन की? 15% लेग सप्रेशन। अब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि इसका और इसका यूबीएक्स जीन जो है इनमें कोई ऐसा डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से एक का यूबीएक्स जीन जो है वो लेग सप्रेशन करता है और दूसरे का यूबीएक्स जीन लेग सप्रेशन नहीं करता। यहां से जो बात वाज़ेह तौर पर पता लग रही है कि जो स्पेशियल डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली उसके पीछे कौन इन्वॉल्व है? उसके पीछे जीन इन्वॉल्व है। अब ये एक वो चीज
चीज थी जिसमें जो एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपने ये बात वाज़ेह तौर पर देख ली कि जो दोनों के सेम जीन्स हैं वो इसको HBX जीन जो है ना, इसको आप कहते हैं होम्योटिक बॉक्स, UBX सॉरी, UBX जो है ये होम्योटिक बॉक्स का एक जीन है, ठीक है। इसका काम इंसेक्ट में लेग सप्रेशन है। अब आप जरा इस डायग्राम पर गौर कीजिए कि ये जो क्रस्टेशियन एंसेस्टर है इसका UBX जीन उस रीजन में काम कर रहा है जो रीजन ग्रीन है, और क्रस्टेशियन का UBX जीन ग्रीन रीजन में लेग्स बना रहा है, जबकि ड्रोसोफिला का UBX जीन उस रीजन में काम कर रहा है जो पिंक है, और ड्रोसोफिला का UBX जीन जिस रीजन में काम कर रहा है उसमें क्या हो रही है, लेग सप्रेशन हो रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के टोटल काउंटर जीन्स हैं, यानी दोनों का नाम सेम है, दोनों का ताल्लुक लेग से है, लेकिन दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। वाई, व्हाट इज द रीजन? अब ये वो चीज थी जिसने साइंटिस्ट्स को असल, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, इसके जरिए उन्होंने ये बात, और ये बहुत जीनियस एक्सपेरिमेंट है, डिजर्व्स एक्चुअली नोबेल प्राइज, लेकिन बहरहाल शायद उनको नहीं मिला। बट सवाल ये पैदा होता है कि हाउ, व्हाई दिस चेंज हैपेंड, कि जो क्रस्टेशियन था, जो ड्रोसोफिला का एंसेस्टर था, उसका UBX जीन या क्रस्टेशियन एंसेस्टर का जीन ना सही, किसी भी क्रस्टेशियन का जीन ले लें, तो ये बात याद रखिए कि हमेशा क्रस्टेशियन में लेग्स इंसेक्ट से ज्यादा होती हैं, हमेशा क्रस्टेशियन में लेग्स इंसेक्ट से ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब अगर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन में उन्होंने जेनेटिक हाइब्रिड क्रिएट किए, जेनेटिक हाइब्रिड्स ऑफ UBX जीन्स, UBX जीन के जेनेटिक हाइब्रिड्स क्रिएट किए। जेनेटिक हाइब्रिड का क्या मतलब है बेटा? जेनेटिक हाइब्रिड का बेसिकली मतलब ये है कि आपने इतना टुकड़ा लिया है, किसका? इतना टुकड़ा आपने लिया ड्रोसोफिला के UBX जीन का, ठीक है, और उसके बाद आपने इतना टुकड़ा लिया जो क्रस्टेशियन के UBX जीन का। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपने एक हाइब्रिड ये था, दूसरा हाइब्रिड आपने बनाया, शुरू का टुकड़ा आपने लिया, शुरू और आखिर का टुकड़ा आपने लिया ड्रोसोफिला के UBX जीन का, और दरमियान का टुकड़ा आपने किसका लिया? अब ये एक बहुत हैवी वर्किंग है जिसमें आप देखिए कि वो हाइब्रिड्स बना रहे हैं, वो जीन का हाइब्रिड कर रहे हैं कि डिफरेंट उनके सेक्शंस को जो है वो कर रहे हैं, उसके हाइब्रिड्स बना रहे हैं। तीसरा हाइब्रिड जैसे इसको कह लीजिए, पहला इसका, फिर एक और रीजन, फिर एक और रीजन। अब ये किस तरीके से हुए, इसका टोटल ताल्लुक जो है वो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ है। इस तरह के हाइब्रिड्स उन्होंने बनाए, और बहुत लंबे अरसे बाद उन्होंने इन तमाम एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा निकाला? इन्होंने दे केम टू नो ऑल द nucleotide changes occurred along the course of evolution। उन्होंने उस पूरे कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में होने वाले जो चेंजेस थे उसका पता लगा लिया। कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बिटवीन, एक और अभी एक सेंटेंस छोटा सा रह गया, बिटवीन क्रस्टेशियन एंसेस्टर से लेकर ड्रोसोफिला डिसेंडेंट में वो क्या चेंज आया जीन्स के अंदर, वो उन्होंने इस तरीके से पता लगा लिया। और उन्होंने ये पता लगाया कि जो ड्रोसोफिला का जीन है, जो UBX जीन है ड्रोसोफिला का, वो कितना चेंज है या उसका कौन कौन सा रीजन चेंज है क्रस्टेशियन एंसेस्टर के UBX जीन से, जिसकी वजह से ड्रोसोफिला में, जहां पर ड्रोसोफिला का UBX जीन होता है वहां पर 100% सप्रेशन हो जाती है, और जहां पर क्रस्टेशियन का UBX जीन होता है वहां जो लेग सप्रेशन होती है वो 15% होती है। तो ये वो चेंज है कि जिसने
क्रस्टेशियन एंसेस्टर और ड्रोसोफिला डिसेंडेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेशल चेंज क्रिएट कर दिया, जिससे ड्रोसोफिला एक एंटायरली न्यू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट हो गया। तो इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से, बेसिकली हर चीज का ताल्लुक आपने एवोल्यूशन से जोड़ना है ना। तो यहां पर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्पेशल चेंजेस हैं या जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, उनमें जीन्स किस तरह शामिल हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, और किस तरह से जीन्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह के जो चेंजेस आते हैं एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, उनके अंदर जीन्स किस तरह अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस थे जिन्होंने साइंटिस्ट को इस बात से आगाह किया कि स्पेशल चेंज कैसे आता है या जीन सीक्वेंस कैसे चेंज होता है। जी बेटा, यहां तक का सवाल है तो बताइए। सर ये जो क्रस्टेशियन और ड्रोसोफिला के दरमियान बनेगी स्पीशीज, इसको फिर क्या कहेंगे? ओहो, अच्छा, क्रस्टेशियन और ड्रोसोफिला के दरमियान, हाँ बिल्कुल, देखें जेनेटिक चेंजेस उनमें भी आए हैं, चाहे वो दरमियान के लिंक्स मिसिंग हैं, लेकिन जेनेटिक चेंजेस तो उनमें भी आए हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें जेनेटिक चेंजेस नहीं आए या दरमियान में ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं हो सकते कि जिनकी लेग्स ज़्यादा या कम हो, ऐसा नहीं है, वो दरमियान में मौजूद हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़े डिस्टेंस को स्टडी कर रहे हैं, और ऐसा भी है कि हमारे पास इस वक्त वो स्पीशीज भी हैं क्रस्टेशियंस की जो उस एंसेस्टर और इस ड्रोसोफिला के दरमियान में है, वो स्पीशीज भी मौजूद हैं। लेकिन हम बेसिकली डिफरेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पुरानी क्रस्टेशियन स्पीशीज को सबसे लेटेस्ट इंसेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हमें वाज़ेह तौर पर समझ आए कि जेनेटिक चेंज जो है वो कितना हुआ है अभी तक। जी बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया मज़ीद दूंगा, वो जो हमने अभी मज़ीद डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग जीन रेगुलेशन के हवाले से। जीन रेगुलेशन जो है उसमें भी चेंज आता है, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जीन रेगुलेशन सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ के अंदर, या एंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस में जो ज़्यादा चेंज आया है वो एक्चुअली किसका आया है, वो जीन रेगुलेशन का है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो साइंटिस्ट बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कैन बी लीथल। न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कैन बी लीथल कैसे? अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो उसका असर ओवरऑल बॉडी पर होता है, पूरी बॉडी के ऊपर। आपको ये बात पता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो और वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाए, तो वो हर सेल में मौजूद होता है, वो हर सेल में न्यूक्लियोटाइड का चेंज मौजूद होता है। लेकिन जो रेगुलेटरी चेंज है, रेगुलेशन चेंज इज कन्फाइंड टू a cell or an organ of the body। जो रेगुलेटरी चेंज होता है, वो रेगुलेशन चेंज होता है, वो किसी एक सेल या ऑर्गन तक कन्फाइन रहता है, वो पूरी बॉडी पर असरअंदाज नहीं होता। सबसे पहले तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो कि आप लोगों में से बहुतों को पता है, लेकिन ऐसा भी इम्कान है कि आप में से कुछ भूल गए हो। आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं प्रोमोटर। एक जीन अकेला जीन कभी भी नहीं होता, ठीक है। मतलब हाँ, हमारा जो जीन का वो महदूद कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कहते हैं कि जो जीन है उसका सिर्फ वो होता है, आप कह लीजिए कि कोई भी जीन है उसका सिर्फ कोडिंग रीजन होता है। ये गलत बात है, ठीक है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड ये गलत बात है। कोई भी जीन ऐसा नहीं होता जिसका सिर्फ कोडिंग रीजन हो, बल्कि हर जीन में प्रोमोटर रीजन होना लाजमी होता है। ठीक है, प्रोमोटर रीजन के ही एक हिस्से को फिर आप क्या कहते हैं, उसी के एक हिस्से को आप ऑपरेटर रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर इन दोनों को मिलाकर प्रोमोटर भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर एक रीजन स्टार्ट होता है जिसको आप कहते हैं कोडिंग रीजन, बड़ा लंबा चौड़ा कोडिंग रीजन। हम इसको ज़्यादा लंबा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये कोड हो रहा होता है, वरना बाज़ औक़ात प्रोमोटर रीजन कोडिंग रीजन से भी बड़ा होता है। ये बात भी आपके जो है वो कई जीन्स के केस में ये बात भी ट्रू है कि प्रोमोटर रीजन ही बड़ा लंबा सारा होता है। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं, इस वक्त हमारी बहस इससे नहीं है। उसके बाद क्या है कि फिर एंड पे एक टर्मिनेशन जो टर्मिनेट करता है, ठीक है, वो रीजन होता है। अच्छा, ये जो रीजन है, ये जो आपके पास इस वक्त ऑलमोस्ट 4 रीजन्स मौजूद हैं, इसके अलावा भी कुछ रीजन्स होते हैं जो कि जीन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कौन से रीजन होते हैं बेटा? वो डीएनए से बहुत फासले पर, सॉरी प्रोमोटर से बहुत फासले पर दरमियान में इतना रीजन जो है ये नॉन फंक्शनल है। फॉर एग्जांपल नो रोल, इसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इस प्रोमोटर रीजन से काफी फासले पर कुछ छोटे छोटे जीन के टुकड़े होते हैं। ठीक है, इनको आप क्या कहते हैं? इस पूरे जीन के टुकड़ों के ग्रुप को आप कहते हैं एनहेंसर्स। ये बात हमारे पिछले किसी लेक्चर में हो चुकी हुई है, अब मुझे लेक्चर नंबर नहीं याद, लेकिन एनहेंसर्स का रोल बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका। ठीक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस हो चुका हुआ है, लिहाजा वो लेक्चर आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। ये जो एनहेंसर्स होते हैं ये छोटे छोटे जीन के टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, और इनमें से हर जीन के टुकड़े को आप क्या कहते हैं? कंट्रोल एलिमेंट। हर जीन के टुकड़े को कंट्रोल एलिमेंट कहा जाता है। अच्छा बेटा, फर्ज करें कि इन तमाम रीजन्स में जहां मैं एरोज डाल रहा हूं, इन तमाम रीजन्स में आपको पता लगता है कि कोई भी चेंज नहीं आया, नो म्यूटेशन, नो चेंज, नो म्यूटेशन। लेकिन कैन यू इमेजिन कि अगर जीन से इतने ज्यादा फासले पर, अब ये दरमियान में जितना रीजन है इसका कोई रोल नहीं है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। ठीक है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जीन से इतने फासले पर, प्रोमोटर से इतने फासले पर अगर इन एनहेंसर्स में भी फर्क आ जाता है तो ये दो नताइज लेकर आ सकता है। या तो ये उस जीन को टोटल ऑफ कर देता है किसी एक सेल में, नो प्रोटीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल, किसी एक पर्टिकुलर सेल में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपकी इंसुलिन सिर्फ पेंक्रियाज में क्यों बनती है, बाकी ऑर्गन्स में क्यों नहीं बनती? ठीक है, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन में क्यों बनते हैं, बाकी बॉडी के रीजन में क्यों नहीं बनते? थायरॉक्सिन सिर्फ थायराइड ग्लैंड में क्यों बनता है, बाकी में क्यों नहीं बनता? जो वेसोप्रेसिन है वो सिर्फ हाइपोथैलेमस में क्यों बनता है, वो बाकी बॉडी में क्यों नहीं बनता? ठीक है, तो ये जीन्स के जो रेगुलेशन है, बहुत से केसेस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रही, लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी एक ऑर्गन में वो प्रोटीन बन रही होती है, इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी एक ऑर्गन में वो प्रोटीन बन रही होती है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है कि एक बॉडी के एक हिस्से में प्रोटीन ना बनना और बॉडी के दूसरे हिस्से में प्रोटीन बनना, इसको आप रेगुलेटरी चेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये रेगुलेटरी चेंज भी होता है कि बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं, कुछ रीजन्स में नहीं बन रही। सो दिस इज अ रेगुलेटरी चेंज, और इसके विद एग्जांपल हम इंशाल्लाह जो है वो कल पढ़ेंगे। यहाँ पर फिश जो है एक स्टिकल बैक फिश, उसकी बात हुई है, वो इंशाल्लाह हम उसको कल उसकी जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी बेटा, एनी क्वेश्चन?